2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से देने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए फिर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको ऐसा अद्भुत और शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि इसके पहले हमने आपको 50 गणित का ऐसा क्वेश्चन बता दिया है जो आपके एग्जाम में आपके 100% पूछा जाएगा और पूछा जाता है। अब 50 के बाद से क्वेश्चन आपको शुरू करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि 50 से लेकर के 100 तक कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। साथ ही आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको सारी प्रक्रिया आपको यहां पे बता दिया जाएगा। ये क्लास की शुरुआत करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जैसे ही आप 14 फरवरी दिन परीक्षा देने जाइएगा तो इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो। प्रथम पाली में बस यहाँ पे 110 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन द्वितीय पाली में 210 लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे सेट कोड भी लगा है, वो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जो भी हो, आपको कोई भी मिल सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबरिंग एक ही रहता है। क्वेश्चन सब एक रहता है लेकिन नंबर इधर उधर रहता है। अगर ए नंबर सेट जिसको मिला है, अगर क्वेश्चन नंबर ए का स्थान पे होगा तो वही क्वेश्चन किसी आपके बगल में जो बच्चा बैठा होगा उसका हो सकता है 10वां नंबर पे होगा या 15वां नंबर पे होगा या जो भी हो, अलग अलग रहता है। ठीक ना, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान से बहुत बेहतर बनाना है। चलिए एक क्लास की शुरुआत करते देखते हैं कि क्वेश्चन क्या करा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने पहले बता दिया है। इसके कल वाले वीडियो में देखें तो नहीं देखें, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा फिर भी, और ये भी वीडियो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि 51 नंबर से प्रश्न क्या क्या कह रहा है, जवाब देने की प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो क्या हो सकती है, वह एक दूसरे की रेखाएं क्या हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे आपके परीक्षा में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1% गारंटी है। और यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। सो जैसे ही यह क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे तो आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। जब भी दो सरल रेखाएं की जांच करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपकी जांच करना है कि क्या आपस में यह बराबर है या कौन सा बराबर नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 होगा उसमें a1 b1 c1 का मान रहता है और जो समीकरण नंबर 2 होता है ना उसमें a2 b2 और c2 का मान होता है। ठीक ना, तो ए प्रकार से हमने के जांच करेगा बटे। तो सबसे पहले a1/a2, तो a1 का वैल्यू का बा तो 6/a2, a2 का वैल्यू कितना बा 3 बा, बराबर तो बराबर b1/b2, तो b1 का वैल्यू का आ जाई -2 हो जाई, तो हमने के -2 बटा b2 का वैल्यू कितना है तो सर -1 है, लिख लो माइनस का यहाँ पे नीचे 1 बराबर c1/c2। बाबू हमें c1 का वैल्यू का बटे तो 9 बा, तो 9 हम निकल लिख लेम। ठीक ना, उसके बाद से कह रहा है कि c2, तो c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12। ठीक बात समझ में आई, बिल्कुल। अब हमने क्या करे के का बाटे ध्यान देवे। अब एक हमने के सॉल्व करे के बा, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गई। ठीक बा, 2 में 1 से भाग दे कितना होगी 2 होगी। ठीक ना, और देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, 3 चौका क्या होता है 12 होता है। ठीक ना, ये 3 चौका 12 होता है और 3 त्रिका 9 होता है। क्लियर। अब यहां पे देख रहे हैं कि 2/1 यहां पे भी है, 2/1 यहां पे हो जाएगा और यहां पे अब हो जाएगा 3/4। इसके कहने का मतलब क्या है कि a1/a2 है बराबर b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर नहीं हो c1/c2 तो वह रेखाएं जो होगी वह एक दूसरे के समानांतर होंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर, वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा, वह बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तरीके से अगर कोनो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकाल के चेक कर लिया। और जब चेक कर लीजिएगा तो जब भी इस तरीके का आएगा, अगर 2 को मान बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा तो समानांतर रेखाएं होती है। ठीक ना, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर कहिएगा तो इसके लिए हमें अलग वीडियो बनाएंगे कि कब जो है वो कौन से रेखा बराबर होगी। ठीक ना,
तो हम बता देंगे, पहले इस वीडियो को देखिए और चाहिए वो वीडियो तो जल्दी से कमेंट कर दिए और लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए सभी बच्चे लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम आसान भाषा में हम समझाए क्या कि सिक्का उछल गइल बाटे, अब हेड भी तारे हुई और टेल भी तारे हुई। चला आगे बात करते हैं सामने के अगला नंबर क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, जैसे एग्जाम में आएगा, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती है वह कैसी होती है। अगर संगत होगी तब जल्दी से कमेंट करके छाप दो। तो जब संगत होगी तो प्रतिच्छेदी और संपाती होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी और संपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी और संपाती होला। ठीक बा, ये याद करके भी रख सकता रहा कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो उनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती है वह प्रतिच्छेदी और क्या होता है? संपाती होता है। ठीक बा, चले के अब हमने की बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के, जो कि अपने आप में बड़ा ही खास है, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब बता दीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। जल्दी से कमेंट में छाप दो। बिल्कुल, तो देखो इसमें से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण में जो चर के घात की संख्या होला वो हमने के बता दो बटे कितना होला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम लाइक कर दियो ना, बिल्कुल बाबू लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके आप लोग शेयर कर दीजिए। कितना होता है? तो रैखिक समीकरण में चर के घात की जो संख्या होता है वह 1 होता है। कितना होता है सर? तो 1 होता है, यानी ऑप्शन आपका ई नंबर जो होगा बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और परीक्षा के दिन जो आपके हम देते हैं ना, परीक्षा के दिन जो आपको पढ़ाते हैं वो सबसे जबरदस्त होता है। क्लियर? तो आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे से वीडियो नहीं मिलेगा, वो अनोखी वीडियो, वो शानदार वीडियो आपको, वह क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला समीकरण क्या होगा? जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जैसे ही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाना होगा उसे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग कलम और नोटबुक की कीमत मानेंगे। तो माना कि कलम की कीमत जो है, यहां पे कलम लिख लेते हैं। कलम की कीमत हम मान लेते हैं x है और आपको नोटबुक के बारे में हम नोटबुक को y मान लेते हैं। नोटबुक, ठीक ना, इसको मान लेते हैं y। अब प्रश्न कह रहा था हम लोग का कि जो नोटबुक की कीमत है ना वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी कि अगर कलम की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत 2 गुनी है, यानी कि नोटबुक में 2 लगा देंगे और y इसको माने थे तो y बना लेंगे बराबर 0, यानी कि x प्लस 2y बराबर 0। यही आपका समीकरण होगा और आपका कहां पे दिया गया है? x प्लस 2y बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको बखूबी जबरदस्त और शानदार तरीके से बना देने हैं। चलिए अगले अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न बड़ा ही शानदार है और प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0 में b का मान क्या होगा। ये देखो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10, इसमें कह रहा है कि b का मान कौन होगा। तो सबसे पहले जो x का गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो a का मान तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन हमको बताना है b का मान। अब b का मान कौन होता है? जो y में गुणांक होता है। तो देखो ध्यान से, इसमें y में किस संख्या से गुणा किया गया है? तो y में -1/5 से गुणा किया गया है। अगर इस तरीके से रहेगा तो -1 में अगर y से गुणा करेंगे तो ये इस रूप में आप लिख सकते हैं ना, -y/5। यस सर, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला रूप यहाँ पे लिख दिया गया है और बताना है कौन सी संख्या b का हो जाएगा। तो -1/5 का हो जाई, -1/5 जोन बा आंसर हो जाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जोन बेटे वो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश ये क्लास हम पहले से देख लिए होते। तो अभी भी समय है, बहुत समय है, अपार समय है, क्योंकि
आपको पता है कि कुछ ही समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो जो समय है उसको गंवाइए मत। अभी से पूरा वीडियो कंटिन्यू, पूरा सारा लास्ट तक वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिए हैं। इसके पहले वाला वीडियो जितना भी नहीं देखिए सभी वीडियो देखिए, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला कर। इसलिए तो बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाता है, आपको क्लास वो नहीं मिल पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x बराबर 3y में c का मान क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे कह रहे हैं कि x बराबर 3y, ठीक ना। अब इसको अगर हम पक्षांतरित करें तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सर यहाँ पे तो a का वैल्यू पता चल रहा है कि 1 है, b का वैल्यू पता चल रहा है कि y का गुणांक आपका माइनस का 3 है, लेकिन c का बारे में तो पता ही नहीं चल रहा है कि c क्या है। तो c क्या है, तो c जब c कुछ नहीं दिया गया तो वहां पे उसको मान लेना 0 है। क्या है वह शून्य संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस 3y में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो फिर यह संख्या क्या आएगा, x माइनस 3y ही आएगा, यही आएगा ना। हाँ सर यही आएगा, तो यही तो दिया गया है, यहाँ पे यही तो दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि वह संख्या c का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान होता है सारी चीजों को। देखो हम कल ही बताए थे कि जब भी आप गणित का क्वेश्चन सॉल्व करना, और तो क्वेश्चन की बातें अलग है और सब्जेक्ट की, लेकिन गणित में जब भी क्वेश्चन के सॉल्व करे बटे तो सबसे पहले का करे क्वेश्चन की एक बार रह पड़ेगा, 2-3 बार पढ़े के बाद, जैसे कि ओकरा से निचोड़ निकले और समझ में ना आवत होके तब तो ओकरा के और भी ज्यादा पढ़े के बाद, ठीक बा। चलिए अगला कह रहा है कि समीकरण 5 बराबर 2x में a का मान क्या होगा। अब देखो फिर आप कंफ्यूज होगा सर a का मान, तो देखो जो x का गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, यही होता है ना। तो x का गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, लेकिन इसको पहले हम पक्षांतरित करेंगे तो 5 बराबर कह रहा है 2x है, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है, ये दिया गया ना। यानी कि x का गुणांक क्या है, तो सर 2 है, तो ये आपका 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि बिंदु 2,14 से, तो 2,14 से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कहे का मतलब ही हो गई कि 2 और 14 के पहले जोड़ दो, यानी x प्लस वाई होना चाहिए बराबर 0, ठीक ना। तो यहां पे कह रहा है कि x प्लस वाई, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस वाई और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा 16, यही आपका समीकरण निकल के आएगा, x प्लस वाई बराबर 16। 14 को 2 को कब होता है 16 को, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बस इतना ही करना आपको, समझ में आया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्या होंगे। अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, जब भी आपको हल निकालने के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इस 2-3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, या फिर बृहस्पति विधि से, लेकिन आसान 2 ही होता है, एक विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। यानी कि इनमें से x के वैल्यू निकाले के बटे। अब x के वैल्यू निकाले के बाद अगर ऑब्जेक्टिव दिहल गई हुई तो को 2 गो तरीका बा, एगो ट्रिक बाटे और एगो बिना ट्रिक के बा, यानी कि एगो सॉल्व करके बताइबो आ एगो बिना सॉल्व के लिए बता देबो। तो दोनों तरीका के कहबो तो बता देब ना, तो एक एगो तरीका बताए तनी ऑब्जेक्टिव में, और हाँ बिल्कुल तो वो आपको सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। अब देखो ध्यान से, तो दोनों तरीके के बारे में समझो। पहला तरीका यहां पे x और y का मान फाइंड करना था, लेकिन x और y का जो मान है वह यहां 4 ऑप्शन दिया गया है, बस आपको जांच करना है कि कौन सही है। तो देखो ध्यान से, यहां पे जो समीकरण दिया गया है ना, यहां पे 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2, तो एमे का करे के बटे कि हेजी से पहलका हर एक ऑप्शन के चेक करे के बा कि x के मान और y के मान का रखल जाओ, ताकि हेकरा माने कि इसमें हम कौन सा x और y का मान रखें ताकि 16 आ जाए, और इसमें कौन सा x और y का मान रखें ताकि वो 2 आ जाए। बस अगर इतना पता चल गया तो समझा कि वो क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए की ही जांच करते हैं, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन ए की कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 3, तो यहां समीकरण है 5x प्लस 2y, ठीक ना, बराबर 16 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 5 और x के जगह रख देते हैं, यहाँ पे क्या है 2, तो रख देते हैं 2 और प्लस 2 गुणे y का वैल्यू रख देते हैं 3, ठीक ना, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 16 आता है कि नहीं आता है। देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16, देखो 16 आ गया। जब यह कंडीशन इसमें लागू हो गया, यही मान अब इसमें भी अगर लागू हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा।
आइए चेक करते हैं। देखिए तो ये कह रहा है 7x माइनस का 4y बराबर 2 कह रहा है ना, बिल्कुल। तो ये 7 और x के जगह का माने के बा 2 माइनस 4 गुणे y के जगह का माने के बा तो सर 3 माना है, ठीक ना, मान लीजिए। अब आइए चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करते हैं, 2 आता है कि नहीं आता। अगर आ जाएगा समझिए ये कंडीशन सही है। तो 7 दूनी 14 माइनस 4 तिहाई 12, 14 में से 12 घट गया, क्या था ना 2, और देखो 2 ही लाना था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर ही आपका बिल्कुल जो है वह सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यह कंडीशन, यह रूल आप में इसमें लागू हो रही है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, आज चाहे आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, चाहे ब्रजगुणन विधि, जावना विधि से मन करे तावना विधि से निकलबा तो आंसर उहे आई, ठीक बा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x और y के मान बताइए। अब देखो यहां पे भी वही कंडीशन है, एजीनियो हमनी के उहे मान माने के बाद एजी कहे का मतलब हो गल कि कौन हमें से x और y के हमनी के मान रखे सा, ताकि जो आंसर बा हमनी के आसानी तरीके से आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन या विलोपन से हल कर लेना। आइए चेक करते हैं इसमें। तो अगर हम ऑप्शन ए की जांच करते हैं तो यहां पे 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, और यहां पे भी 0। तो जब 0 लावे के बाद तो कहीं ना कहीं हमनी के x और y में हमनी के अगर 0 से मल्टीप्लाई करम से तबे वो संख्या 0 आई, अगर दूसरा संख्या से गुणा करम से तब फिर तो अंक आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को होशियारी ये करना है, यहाँ पे दिमागी लगाना कि कहाँ पे ऑप्शन 0 वाला काज कोई दिया है नहीं दिया है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी जांच करेंगे ताकि हम लोग का समय बर्बाद ना हो। वैसे तो आप ऑप्शन एक एक करके जांच कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस ऑप्शन की जांच करें, हो सकता है यही नियम लागू कर दे, यानी कि यही सही हो जाए। ये चेक करते हैं। तो ध्यान देना, यहां पे है 3x माइनस का 5y, ठीक ना। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो x के जगह 0 और y के जगह 0, देखो 3 गुणे 0 माइनस 5 गुणे 0, यहाँ पे 3 गुणे 0 से गुणा कीजिएगा 0, और माइनस 5 में 0 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 0, 0 0 घटेगा हो जाएगा 0, देखो 0 आ गया। और यही चीज इसमें भी समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे, तो 9x प्लस 15y और बराबर 0 लाना है हम लोग को। तो यहाँ पे x का जगह क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, तो 9 गुणे 0 और प्लस 15 गुणे 0, तो 9 में 0 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 0, और प्लस 15 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, और 0 0 जोड़ 2 हो जाएगा 0, देखो आ गया 0। यानी कि अब यही कंडीशन जो है इसमें लागू हो जा रहा है, और जब यह कंडीशन लागू हो जाए तो हमने के आंसर सही हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर समझ में आवत अटे और मजा आवत पढ़े में, तब वीडियो के लाइक नहीं करे, लाइक कर दा सबसे पहले, और शेयर कर दा, और चैनल पे आने के लिए, क्लास में डेली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो, कर लिए हैं तो बहुते बढ़िया बात बा, ठीक बा। तो जल्दी से आप कर लीजिए, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग कर दीजिए, तो कर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन कहीं लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि छपेगा। सो ये इसको कैसे बनाना पड़ेगा, आइए आपको हम बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जैसे ही k का वैल्यू पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 का मान लिख करके आपको चेक करना है, इसको सॉल्व करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल करके चला आएगा। आइए चेक करते हैं, देखते हैं a1/a2 यानी a1 का वैल्यू क्या होगा यहां से बाबू, तो 3, तो लिख दो भाई जी 3 अब बटा a2 का वैल्यू क्या है 6, तो हमने के लिख दिया 6 बराबर b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि केवल माइनस का y है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, बटे v2, तो v2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का यहां पे k हो जाएगा, ठीक बा, समझ में आई। चलिए अब देखिए अब यहां पे हम c1/c2 नहीं लिखेंगे, काहे कि हमको केवल k का वैल्यू का पता करना है। तो हमको क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो हमको क्या जरूरत है पूरा प्रोसेस वो लिखने का। हमको तो बस इतना ही जानकारी होना चाहिए इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बस यही जानकारी आपको लाना है और यही आंसर आपको लाना है। तो हमको आगे जरूर लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखो यहां से ये माइनस ऊपर है और नीचे माइनस है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो जब ये बराबर है तो 3 का गुणा होगा नहीं होगा, 3 का गुणा, तो 3 में k से गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3k और बराबर 1 में 6 से गुणा हो जाएगा 6, इसलिए k बराबर हो जाएगा 6/3
3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि k बराबर हो जाएगा हम सभी का 2। कितना हो जाएगा? हम सभी का 2, यानी कि k के वैल्यू 2 निकल के आ जाई। तो 2 कहां पे दिला बा? ऑप्शन नंबर ए में, और ये तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए बाटे वो सही जवाब हो जाई। समझ में आता? बिल्कुल। तो ये तरीका से जब भी क्वेश्चन आई और के वैल्यू पूछी, समझा कि 100 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आज आ गई। ठीक बा? केवल एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन जरूर पूछल जाए। ठीक ना? चलिए, ये सब क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगले नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k कोई हल न हो तो क्या होगा, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल सा यही पूछा है, जैसे कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से, वही बताना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ दोस्त देता है ना, उसको सबसे पहले समझना है। यहाँ कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कहने का मतलब क्या होगा? वह a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का, तभी जाकर के कोई हल नहीं होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान निकालेंगे। तो a1/a2 यानी a1 का वैल्यू 3 है, 3/a2 का वैल्यू कितना है? 6 बराबर b1/b2 -1 और बटे b2 का वैल्यू क्या है? -2 बराबर नहीं होनी चाहिए c1/c2। तो c1 का वैल्यू क्या है? 5 और बटे c2 का वैल्यू क्या है? k। यहां पे लिख देंगे k। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को ये पहले वाला जो है ना, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग को k का मान यहां है। तो इन दो संख्या से हम लोग को मतलब रखना है। ठीक ना? तो इसको हम मिटा देते हैं, या फिर इसको कटाइएगा तो फिर भी ये 1/2 ही आएगा, तो फिर ये 1 बराबर आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं, यानी कि 1/2 बराबर नहीं है हम लोगों का 5/k। ठीक ना? क्या है? 5/k। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 गुणा, तो k में 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा k। और ये जो बराबर है ना, इसको बराबर नहीं है लिखेंगे। क्या है? बराबर नहीं है, यानी कि बराबर लिख करके बीच में काट देंगे। ठीक ना? और 5 दूनी 10, यानी कि k बराबर नहीं है 10, यही आपका जवाब हो जाएगा। और देखो यहां पे दिया गया है k बराबर नहीं है 10, ऑप्शन नंबर सी। अगर k बराबर 10 दिया गया होता तो वह जवाब नहीं होता, k बराबर नहीं है 10 वही जवाब होगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये तरीके से जब भी क्वेश्चन आई तो सोचे समझे नहीं कि फटाफट तरीके से बना करके चलाओगे बेटे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है, अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का वैल्यू क्या होगा? a का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ बिंदु दी गई है। बिंदु दिया गया है 3,4। क्या दिया है? 3,4 दिया है। इसी तरीके की एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल राइट, आपके क्वेश्चन इसी तरीके रहेगा। तो आप सभी जानते हैं किसी भी बिंदु में जो भी मान दिया गया था, पहले वाला अंक x का होता है, दूसरा वाला मान जो होता है वो y का होता है। यानी x का वैल्यू 3 दे दिया है, y का वैल्यू 4 दे दिया, भले ही लिखा नहीं है लेकिन संकेत कर दिया है। अब हम लोग का समीकरण जो दिया है वह 3y बराबर दिया है हम सभी का ax + का 7 दिया है। यही दिया है ना? बिल्कुल यही दिया है। अब 3 गुणे y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वह आपको यहां से लिखना है 4। हो गया 4 बराबर 9 a गुणे x का वैल्यू कितना सर? 3 है, यहां पे 3 अब प्लस का हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 × 12 बराबर यहां पे हो जाएगा 3a अब प्लस का हो जाएगा 7। यही होगा ना? क्लियर। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो इसको पक्षांतित करेंगे, यानी कि 12 में से इसको 7 को पक्षांतित करके हो जाएगा, ये 12 माइनस हो जाएगा 7 प्लस में इसको माइनस आ जाएगा। अभी हो जाएगा 3a। अब यहाँ पे 7 5 12 होता है, यानी कि 5 बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा 3a। जब 3a बराबर 5 हो गया या 5 बराबर 3 हो गया, तो हम सभी का जो a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना? बिल्कुल 5/3। तो 5/3 कहां पे ऑप्शन है? तो सर ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? अब देखो ध्यान से, 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो हमने आपको बताया था आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में x + y लिख लीजिएगा और जो भी अंक दिया होगा उसको बराबर जोड़ के बराबर लिख लीजिएगा। 1 गो 2 गो कितना? 3 गो, यानी x + y बराबर 3 होगा। x + y बराबर 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बाटे, और ऑप्शन नंबर जो ए हुई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल। तो ये तरीका से जब क्वेश्चन के तू बनाइबा, कोनो भी क्वेश्चन है, देखिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना वह सारी प्रोसेस आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि हम ए का बी, बी का सी, डी का डी,
4 का बी, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको सारी मेथड समझा रहे हैं कि अगर इसके अलावा कहीं अंक चेंज कर दे, ऐसा तो होता नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन में होता है, लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन का अंक चेंज करके आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको डर ना लगे, डर को आप बाहर निकाल के फेंक दें, क्योंकि अब सिक्का तो उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। परीक्षा के बॉर्डर पर जाइएगा, 2 बातें होगी, या तो आप जीतिएगा और नहीं तो आप सीख के आइएगा, 2 ही बात होगा, हार नहीं सकते हैं आप, और हम आपको हारना नहीं देंगे, क्योंकि आपके कदम से कदम मिला करके हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि समीकरण x + 2y = 6 का एक हल क्या होगा। क्वेश्चन क्या बा कि x + 2y = 6 का एगो हल बताओ बाटे। अब सिंपल हुए क्वेश्चन बाटे हमनी के, अब ये 2 तरीके से माने, या तो आपको इसका हल निकल देना है या फिर इसमें चेक करना है कि x और y का कौन सा मान रखे ताकि 6 आ जाए इस समीकरण में। तो अगर हम इसमें से जांच करेंगे, क्लियर, तो जांच करेंगे जब हम लोग तो देखेंगे ध्यान से, तो एक एक आप ऑप्शन की जांच करेंगे, लेकिन अगर 6 लाना है तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 2 से गुणा कर देता, 2 दूनी 4, 4 को 2 को 6 हो जाता। तो देखिए x = 2 और y = कहाँ 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी में। कैसे, देखिए x + 2y दिया गया है, हम लोग को लाना है इसके बराबर 6, तो x का जगह 2 रखते हैं, आप प्लस गुणे 2 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 रहेगा और 2 दूनी 4, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 आपका हो गया, तो ये आपका 6 कहाँ पे है, ये ऑप्शन कहाँ हो जाएगा आपका, वो x = 2 और y = 2 भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बना करके आनी है। अगला है कि y = 0 किस अक्ष का समीकरण है, और ये क्वेश्चन नोट कर लो, आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। अगर y = 0 होगा और पूछेगा कि किस अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण है। अगर x = 0 दियल गई हुई और पूछे कि किस अक्ष का समीकरण है, तो y का समीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे y = 0 है तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। क्लियर, ये बात बस आपको याद करके रखना है, ये आप याद करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा बाटे कि यदि x = a का आलेख किस अक्ष के समानांतर एक रेखा है। अब देखो, फिर x = a दिया है ना, तो x के बदले जब a दिया है तो इसका y अक्ष हो जाएगा, और y के बदले अगर a दिया होता तो x अक्ष हो जाता, तो x के बदले x = a दिया है तो y अक्ष हो जाएगा, यानी हमने क्या हो जाएगा, b नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल बाबू, समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण कि इनमें से कौन प्रदर्शित करी, ई बताओ कौन है। तो 2 चर वाले के सामने ax + by + c के रूप का होता है, यही होता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि वो कौन सा है जो इसका रूप जो है वो यहाँ पे निर्धारित कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, ऑप्शन के देखिए, जांच करो बिल्कुल। और लाइक नहीं कहने जितने बच्चे यार, सब लोग लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे। तो हम सभी जानते हैं कि ax + by + c के रूप का होना चाहिए बराबर 0, इसी के रूप का होगा तभी वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो देखो यह ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि ax + by + c = 0 बाटे। ठीक बा, चले के हमने के बात करते हैं इस अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखा था, हमने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हल होता है ना, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितना? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगी वो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की, और अगला नंबर देखते हैं प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा अगला नंबर प्रश्न, और कह रहा है हम सभी का कि 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। कह रहे कि x y + b अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि ये अनगिनत होगा। क्या होगा? तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहे कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहीं पे आपको हल बताना है।
अब हल जब पूछेगा और बोलेगा कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको करना कुछ ही है कि यहाँ के a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 निकालना है और उसको जांच कर लेनी है। आइए चेक करते हैं। a1 बटे a2 यानी a1 का वैल्यू 2 बा, तो 2 बटा b1 का वैल्यू क्या है, e2 का वैल्यू 4 बराबर b1 का वैल्यू 3 और v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 बराबर c1 बटे c2, c1 का वैल्यू 5 और यहाँ पे c2 का वैल्यू हो जाएगा 15। अब देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब देखो ध्यान से, अब यह है 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है, हम सभी का यहाँ पे 1/3 है, ये ना, यानी कि कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो जब भी इस तरीके का कंडीशन होगा, जब भी इस तरीके का बाबू कंडीशन होगा तो क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होगा, कोई हल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। समझ में आया क्या होगा, कोई हल नहीं होगा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की ये बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि, ध्यान देना, कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म, संकीर्ण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब संगत होगा, ये असंगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जवाब देने के प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए सभी प्रश्न का जवाब देने की। कह रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेख किस रूप में प्राप्त किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वह प्राप्त किया जाता है एक सरल रेखा में। ये आप सभी को पता है, किस रूप में, तो सरल रेखा में प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन कहां है, ए नंबर दिया गया और आपका ए नंबर जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है हम सभी का कि यदि x बराबर 0 किसका समीकरण है, फिर वही बात, x बराबर 0 है तो y(x) का समीकरण हो जाएगा और y बराबर 0 होगा तो x(x) का समीकरण हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न हम सभी का आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। अब क्वेश्चन जितना भी है द्विघात समीकरण से आएगा, इसके पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये आपको बताना है, 2021 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पे मूल की प्रकृति कि यहाँ पे क्या है, तो जब भी मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आएगा, जब भी मूल की प्रकृति ज्ञात करके आई तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले डी के मान निकालेगा बा, और डी बराबर एक फॉर्मूला होला कि b² माइनस का 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पे b², b के वैल्यू का बा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू क्या है सर 4 है, गुणे सी के वैल्यू कितना है सर 1 है। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 माइनस फिर 4 में 4 से गुणा का 4 चौका 16 और गुणा 1 से करेंगे तो वही होगा, यानी कि 16 में से 16 घट जाएगा, हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, यानी कि डी बराबर निकल गया 0। तो जब बाबू हमने यही जानता नहीं कि जब डी बराबर जब 0 निकल के आएगा, जल्दी बताइए। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल मजा आ रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार। जब डी बराबर जब 0 होता है यानी कि कह सकते हैं कि इसका मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि समीकरण 7x² माइनस का 12x प्लस 18 का बराबर 0 के मूलों का ये के मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो ध्यान से, एजी मूलों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा, और कह रहा है इसका गुणन ये अनुपात क्या होगा, यानी कि इसमें बटा लगा दो, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी, तो माइनस पहले से है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और फिर बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे, सी का वैल्यू क्या है 18 और बट्टे क्या हो जाएगा 7। जब विभाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि 12/7 और गुणा, ये जब गुणा में बदलता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आता है, तो 7 चला जाएगा अब ऊपर और ये चलाएगा नीचे, हो जाएगा 18। 7 से 7 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। बचा क्या था सर, अब 12 और 18, तो कटाओ इसको, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3, 2/3 यानी कि 2 अनुपात हो जाए हमने के 3।
तो 2:3 देखेगा बा कहां पे ऑप्शन दिया गया बाटे, तो 2:3 जौन बा हमनी के ऑप्शन नंबर दिया गया बा डी में, और डी नंबर जौन बाटे वो राइट जवाब हो जाई। समझ में आता कौना प्रकार से बन रहा बा, बिल्कुल समझ में आ रहा हो गई, और इनमें कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं के हो। चलो अगला प्रश्न की हमनी के बात करते हैं सर। अगला प्रश्न का कह रहल बा, अगला प्रश्न कह रहल बा कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। क्वेश्चन कह रहल बा कि अगर एगो मूल यानी अल्फा बराबर दे देले बा 1/3, 1/3, तो बीटा बताओ बा, क्या बताना है हम लोग को बताना है बीटा, ठीक ना। चलो तो जब यहां पे हम लोग को दे दिया है अल्फा बराबर 1/3, तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हम सभी का C/A, यही होता है ना, बिल्कुल। तो अल्फा का वैल्यू दिया है 1/3 इंटू बीटा, तो यहां पे गुणा लिख लेते हैं बीटा बराबर C की वैल्यू है 3/A का वैल्यू कितना है 3, यहां पे कर लेते हैं 3, यहां से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 में बीटा से गुणा कर जाएगा बीटा बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, कुछ नहीं है तो बीटा में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा बीटा, और बराबर 1 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3, यानी कि बीटा बराबर निकल के आ गया 3। तो बीटा बराबर 3 क्रिया कहाँ दिया बा, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो आपको कठिन लग रहा था कि सर ये कैसे बनेगा, और देखो कितना इजी फॉर्म में आ चुका है। इसका मन करता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करता है पीडीएफ लीजिए, कैसे लेना है सब कुछ आपको हम बता देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्नांकित में से 4 - 1/2x² का शून्य के क्या होगा। अब देखो ध्यान से, एजी ज्ञात करें शून्य, तो जब भी शून्य ज्ञात करना हो हमने आपको कई बार बताया है कि आपको उस संख्या को लिख करके आपको क्या करना है, बराबर 0 कर लेना है। तो 4 - 1/2x² बराबर कर लो 0। जब 0 करिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि इसको ये हाँ माइनस में तो उसको पक्षांतित करेंगे, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा अब हो जाएगा 1/2x², ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब जब वो 1/2x² हो गया तो 1 में x² से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, नहीं कि x²/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा दो 1, 3 का गुणा करो तो x² में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा x², और 4 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 8। अब जब x² में x को जब हम लोग खत्म करेंगे, मतलब कि x लाएंगे यानी कि स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो यहाँ पे उस पे रूट चल जाएगा, √8 हो जाएगा, और √8 को जब बाहर करेंगे तो 2√2 होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी क्या होगा 2√2। और देखो 2√2 कहां पे ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये तरीका से क्वेश्चन के बनावक बटे समझक बटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है एग्जाम में, और कैसे घबराएगा नहीं है। सबसे पहले तो एकदम इत्मीनान से आपको बेहतर क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना 2-3 बार जैसे ही आप पढ़िएगा ना, हाँ, तो आपको ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आते चला जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत जो होगी वो नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन, अगर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। अब इनमें हमने बताओ बटे कि द्विघात जो बहुपद है वो कौन है, ठीक ना, क्या बात है। चलो तो द्विघात बहुपद बताना है। अब देखो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए। तो देखो ax² + bx + c, तो अगर हम देखेंगे ax² + bx + c में, ठीक ना, यानी कि x² और x होना चाहिए, और नहीं तो ये रूट में मान नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे √x है, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी देखो √x है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी √x है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो x² है और यहाँ पे bx नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बदले हो सकता है 0 होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। c का वैल्यू क्या है, √2/3 है। अब √2 लगा ही मत कह दिएगा सर √2 है तो ये मान नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो c का वैल्यू है, ये x में थोड़ी ना लगा है, रूट x में नहीं लगा, किसी अंक में लगा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम लोग का जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन बैठे वो क्वेश्चन के कारण है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। यही में समझ के द्विघात बहुपद फिर पहचाने के बटे कि फिर अब इसमें से, अब इसमें बट्टा वाला दिया गया है, अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से जो है अब द्विघात बहुपद कौन है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि 4x² - 1/4, ये तो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये ax² + bx + c के रूप का ये लागू कर रहा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, और देखो
ये कहीं लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे कि द्विघात बहुपद पहचानने के लिए 101% गारंटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। क्लियर, ये बात समझ लो, जरूर पूछा जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब यहां पे वही बात, यहां पे भी आपको द्विघात समीकरण की पहचान कर रही है कि यहां पे आपका द्विघात जो समीकरण होगा वो कौन होगा। क्लियर, तो यहां पे देखो फिर वही चीज, यहां पे द्विघात समीकरण। अब यहां पे देखोगे ध्यान से द्विघात समीकरण, तो यहां पे देखो 2x² होगा जी, यहां पे x होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब दे दिया, ठीक ना, सब में क्यूब, देखिए क्यूब दिया है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से भी द्विघात समीकरण की ही पहचान करनी है कि इसमें से द्विघात समीकरण क्या है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा लंबा उसका प्रोसेस होता है, ठीक ना, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा उसमें लंबा ये प्रोसेस होता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान से क्वेश्चन का जवाब देना है बेहतर तरीके से। क्लियर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन से, देखिए एक एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा कि क्या वो रूल लागू कराए नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए की जांच करते हैं। ऑप्शन ए नंबर ए में दिया गया है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। अब देखो, अब x+1 का होल स्क्वायर मतलब हो गया a+b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ो a+b के होल स्क्वायर, तो a+b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, a² यानी कि x² प्लस 2ab यानी कि 2 × x गुणे b, तो b का मान 1 है तो 1 रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा बराबर 2 में x से गुणा करेगा 2x और 2 में -3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -6। क्लियर, अब देखो यहाँ पे x² तो x², यहाँ पे देखो ध्यान से, अब 2x है यहाँ है, 2x इधर है, तो इधर से इधर तो कट जाएगा ना, या घटाओगे पक्षांतरित करोगे तो माइनस में आ जाएगा, वो तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको बात हटाओ। अब ये माइनस में इसको करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 गो 1 हो जाएगा 7 गो। अब x² + 7 आ गया। अब x² + 7 बताओ, x² + bx + c के रूप लागू कर रहा है, ax² + bx + c का रूप बिल्कुल लागू कर रहा है। ax² की जगह x² है ही, और bx की जगह 0 है, यहाँ पे दिया तो गया था लेकिन ये कट के 0 आ गया था, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, तो बात तो वही लागू कर रहा है, c के बदले 7 तो है ही, बस यही रूल लागू कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर समझे रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। आइए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर c, a बराबर नहीं है 0 के मूल अगर a और b हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये तो सूत्र हो जाएगा यार -b/a, तो -b/a कहां पे दिया गया है, तो -b/a ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत है नहीं। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या नाम से कि समीकरण 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब देखो मूल के गुणनफल जब भी पूछे क्या आएगा, और आएगा ही, ये तो गारंटी है कि आएगा आपके एग्जाम में, वो छपेगा ही, बिल्कुल छपेगा, ये लिख लो कहीं कि मंटू सर बोल रहे थे कि आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा, ठीक ना। कैसे बनाना, देखो मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a होता है, क्या होता है c/a, तो c/a यानी कि c का वैल्यू क्या है 1/a, a का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 1/4 जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा, जो कि 1/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि पूछेगा ही। अब कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है, यानी कि मूल d बराबर आपका 0 है, और d बराबर 0 है तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे b² यानी कि b का वैल्यू क्या है 6k, तो 6k² - 4 गुणे a का वैल्यू क्या है 9 गुणे c का वैल्यू कितना है 4 = 0। 6k का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 कितना हो जाएगा, तो सर 36k² हो जाएगा, माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका होता है 144, क्या हो जाएगा 144 = 0। अब जब यहाँ पे ये माइनस में इसको पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा प्लस में, यानी कि 36k² बराबर हो जाएगा 144, इसलिए
की स्क्वायर बराबर है, हम बात करें तो 144 बट्टे का 36 होता है। तो 36 में भाग देंगे, 144 में भाग देंगे 36 से, तो कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। यानी कि स्क्वायर बराबर 4 है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अंडर रूट जब 4 होगा तो इसको आपको ये रूट से बाहर करेंगे तो 2 होगा, यानी कि प्लस माइनस 2 आएगा। यानी कि आपका जवाब हो जाएगा क्या, 2 प्लस माइनस 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की, एक बार 2 आएगा प्लस में और एक बार माइनस में 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ये आपका हो जाएगा। समझ में आप, चलिए समझ गए। तो आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगले जो क्वेश्चन कह रहा बा, वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार बटे, और क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन 2021 में है, द्विघात समीकरण यहां पे नहीं है, ये बता रहा है कौन जो है वे द्विघात समीकरण का रूल लागू नहीं कर रहा है। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस जो c है उसका वह कौन सा रूल जो है वह लागू नहीं कर रहा है, ये आपको ये बता देना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्लियर। आइए चेक करते हैं, ध्यान देंगे। यहां पे चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, चलो यहां पे देखो ध्यान से। अगर यहां पे हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, क्लियर, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये भी द्विघात समीकरण दिख रहा है, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर चेक करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, यहां पे ऑप्शन नंबर सी की ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न का जवाब बताइए, अगले प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न बैठे वो प्रश्न बहुत ही शानदार बा, और प्रश्न हम सभी का कह रहा बा कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। यानी कहे का मतलब ये बटे कि कौन ऐसा समीकरण है जिसका एक मूल 2 है। यानी कि मूल का मतलब हो गया x के मान, यानी x का वैल्यू 2 दिया है। अब देखो यहां पे इसको बनाने का 2 गो तरीका है, या तो आप इसको सॉल्व करके, आप सब बारी बारी से सॉल्व करके इसका आंसर लाइए कि 2 किस में आ रहा है x का वैल्यू, और नहीं तो 2 जो है वो x का वैल्यू है, तो सब में x का वैल्यू मान रख के चेक करो कि किस समीकरण में वो x का मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये चेक करो। तो अगर हम लोग इसकी जांच करते हैं बेहतर तरीके से, देखो, और जब हम लोग इसकी जांच करेंगे ना, हाँ बिल्कुल, तो इसको ध्यानपूर्वक पहले अपने मन में इसको विचार करेंगे किस समीकरण में इसको रखें ताकि ये बराबर हो जाए। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी की जांच करो। तो देखो 2x स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस 7 दूनी 14 और प्लस का 6 है। शायद ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। तो आइए इसकी जांचें कर लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 6 है। हो सकता है कि यह इसके बराबर 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो देखिए 2 का 2 यहाँ पे 2 तो 2 और x के बदले यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 7 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान से, 2 तो 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 14 और प्लस हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान से, अब 4 दूनी हो गया यहाँ पे 8 और माइनस हो गया यहाँ पे कितना 14 और प्लस हो गया 6। अब देखो 8 6 14 अब माइनस का 14 में से 14 घट के आ गया कितना 0। तो जब 14 में से 14 घट के आ गया 0, तो बस यही ना लाना था, कौन सा समीकरण में 0 आ जाए, तो यही समीकरण इसका जवाब होगा। यानी कि यही जो होगा आपका समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। समझ में आ रहा है ना, कुछ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बखूबी आपको सारे क्वेश्चन को, सारी तरीके को आपको बता रहे हैं जिससे कि आप जो है परीक्षा में जाए तो आप डरे नहीं। सबसे पहले तो डर के बाहर निकल के फेंक दो बटे, ठीक ना। डर के मन में दबा कर नहीं रखेगा, डर के दबा कर रखबो मन में तो फिर दिक्कत हो जाए ना। तो डर को आप दबा कर मत रखिए, आप बेहतर से बेहतर कीजिए, आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, देखो ना एक दिन तो आप तो बेहतर जरूर करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर का मतलब सर डी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही हैं। तो यानी कि डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का वैल्यू क्या है माइनस का 15, तो माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4 अगुणे a का वैल्यू कितना है सर 1 है, इंटू c का वैल्यू कितना है 50 है। 15 15 हाँ कितना होता है सर, तो 15 15 शायद 225 होता है, शायद नहीं होता ही है, माइनस 4 में 50 से गुणा करना है, तब 5 चौका 20 यानी हो जाएगा 200। 50 में 4 से गुणा करबा 200 आई ना, बिल्कुल। अब देखो 225 में से 200 घट जाएगा, कितना आ गया 25, यानी आंसर हो जाएगा डी के बदले 25। यानी कि 25 कहाँ पे है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में है, और आपका ए नंबर जो होगा सही जवाब होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना। और हाँ, अभी तक आप लोग काफी सारे बच्चे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए होंगे, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है यार।
सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो, जल्दी से कर दो, बाद में पछताना ना पड़े। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ये दोस्तों में भी शेयर कर दो। चलो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण, फिर यहां से द्विघात समीकरण की हम लोग को जांच करना है। तो ध्यान दो, यहां पे हम लोग को यहां पे ऑप्शन देखिए सी नंबर जो दिख रहा है ना, ये द्विघात समीकरण हम लोग का नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x+2 का होल क्यूब दिया है और क्यूब वाला का बहुपद, ये द्विघात समीकरण नहीं होता है क्योंकि उसमें ax² होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो अब यहां पे 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? अब इसमें से बताओ, जब वहां से आप लोगों ने चेक करके बता दिया कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से कौन द्विघात समीकरण है बताओ तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर देखो डी। क्या दिया है? x+1 × x+3 = 0, ये आपका द्विघात समीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए ये काफी आसान है। अगला, और एगो जरूर छांटने के लिए आएगा, 4-5 को क्वेश्चन इसीलिए हम आपको बता रहे हैं लगातार, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे छूट ना पाए, आप जाकर के क्वेश्चन का जवाब बेहतर तरीके से दे पाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण अब नहीं है? अब नहीं है तो देखो ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, यहाँ पे x+3/x = x² है, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये द्विघात बहुपद के रूप में, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलो 94 नंबर प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax + bx + c² = 0 के मूल हो तो निम्नलिखित में कौन अल्फा प्लस बीटा और बीटा का मान होगा? अच्छा ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा जी, अल्फा इंटू, यानी कि अल्फा का मान फिर से छूट गया है। अब देखो ध्यान से, यहां पे a + bx + c² दिया है, इसीलिए हमने हंसा कि देखो कितना घुमाया गया क्वेश्चन को, जिससे कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग ये पढ़े थे कि ax² + bx + c, अब देखो ये उठा के c को पहले कर दिया, यानी कि cx² कर दिया है। तो जब ये उलट के कर दिया है तो हम लोग जानते थे क्या चीज, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहां से b का वैल्यू क्या होगा? तो -b होगा, तो -b अब बट्टा a का बदले क्या होगा? यहाँ पे अब a ही होगा, ठीक ना, a के बदले क्या होगा? -b/a, तो हमने या a के बदले c होगा जी, माफ कीजिएगा, a के बदले यहाँ पे c होगा क्योंकि x² इसमें लगा हुआ है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c के बदले अब कौन है? अब a होगा, c के बदले अब a होगा और बट्टा a के बदले अब c होगा, यानी हो जाएगा c, यानी कि -b/c, a/c, यही आपका जवाब होगा। इसमें से ऑप्शन देखो -b/c और c/a, -b/c और a/c, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखो कितना कंफ्यूज किया जा रहा है आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेहतर तरीके से समझना है, जानना है और परखना है, तब जाकर के जवाब इसको देना है। आपसे गड़बड़ करवाया जाएगा एग्जाम। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सब कुछ, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? गूगल को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसा ही आप सर्च करिएगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आप ध्यान से समझिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको एक ऐप भी बताते हैं जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे आप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पे जो है आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा जैसे ही इसमें नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सकता है आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद से इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, वैसे यहाँ पे आकर के आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टॉपर का कॉपी भी, यानी कि जो टॉपर लिखे थे किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसा स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे टॉपर का कॉपी, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें ऑब्जेक्टिव से एकदम चैप्टर वाइज और हर चीज मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। ये आपको यहाँ से आकर के सर्च करके देखते रहना है, पढ़ते रहना है। दूसरी चीज आपको एक ऐप बताते हैं, इसके लिए ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे
करना है DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करिएगा उसके बाद से रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिए, सबको बता दीजिए। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे फोन में ये इंस्टॉल है इसलिए ऐसा ये ओपन लिख रहा है, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। क्लियर? चलिए अब जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, बिहार बोर्ड रिजल्ट, न्यूज जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक ना। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप जुड़िए और बेहतर तैयार कीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, ज्वाइन हो जाइए और इस तरीके से अपना बेहतर तैयार कीजिए। कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। अब मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0 होता है, यही होता है ना। और d बराबर 0 होता है तो d का वैल्यू होता है, ये d का सूत्र होता है b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0। b² यानी कि b का वैल्यू क्या है यहाँ पे a, तो a का हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे b होगा, ठीक ना, गुणे c का वैल्यू क्या होगा, तीसरा स्थान यहाँ पे c बराबर 0। a² तो a² माइनस 4 में b से और b में c से, तो 4bc क्या होगा, 4bc बराबर 0। अब दिख रहा है पक्षांतरित होगा तो a² बराबर क्या हो जाएगा 4bc, ठीक ना। अब यहाँ पे ज्ञात करना है हम लोग को c का वैल्यू, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा हम लोग का a² बट्टा का 4b, तो a² बट्टे 4b कहाँ पे है, a² बट्टे 4b यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रश्न को आपको बनाना होगा। अगर आपको हमने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप क्लास को छोड़ के जाइएगा तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। अगर आप क्लास पे आ जाते हैं तो समझिए जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक बने रहो, समझिए, जानिए, परखिए, देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बराबर हो तो यहां पे तो ध्यान देंगे, जब बराबर होगा तो हम लोग का बताना है, बराबर होगा यानी कि वही d बराबर 0 होगा और तो b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b² यानी कि p का स्क्वायर यानी कि माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a के वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू c के वैल्यू हो जाएगा 4 बराबर 0। p² तो p² माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा 16 बराबर 0। अब p² है तो p² बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा 16 और इसलिए p बराबर हो जाएगा, ये रूट चल जाएगा तो 4 चौका 16 यानी कि 4, p बराबर क्या होगा 4, ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। तो देखो कितना आसान होता है, मतलब दिखने से भास्ट लगता है लेकिन हमने आपको बताया कि 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, खुद ब खुद समझ में आते चला जाता है कि इस प्रश्न में अब क्या क्या करना है, कैसे इस प्रश्न को बनेगा। लेकिन अगर देख के अंदाजा लगाया जाए तो आपको अंदाजा नहीं लग सकता है। तो पहले 2-3 बार क्वेश्चन के पढ़ लेगा बटे, फिर ओकरा के बनावे के कोशिश करेगा बटे, वो देखिए आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन समीकरण द्विघात समीकरण है। फिर इसमें से आपको द्विघात समीकरण की जांच करनी है कि इसमें से जो है, बिल्कुल इसमें से है आपका द्विघात समीकरण, बता दीजिए कि निम्नलिखित में जो है इसमें से आपका द्विघात जो समीकरण है वो कौन है, ठीक ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए द्विघात समीकरण बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसी प्रकार से ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा और बोलेगा कि पहचान के केवल बता दीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होगा कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए, यही रूप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में तो ax² तो दिया गया है, bx भी दिया गया है और c भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। क्लियर। चलो अब उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। इसमें बार बार एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बस नहीं है, ये बस पहचानना है। तो देखो ध्यान से, और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। देखो ध्यान से, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब अगर देखेंगे कहेंगे कि नहीं सर यही से होगा, देखो इधर क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो ये तो कट जाएगा ना, तो फिर स्क्वायर वाला पद आ जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। इधर भी देखो, इधर स्क्वायर वाला पद आ जाएगा, इधर है और यहाँ पे सॉल्व करेगा तो स्क्वायर वाला। लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर चेक करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे √2x + 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे फिर 2x स्क्वायर है। तो जब x है और यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है, तो जब स्क्वायर करेगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जब बराबर की साइड कट दिया जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक ना, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आना चाहिए, ठीक ना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर का मतलब वही d का मान, बस आपको सिंपल सा d का वैल्यू निकाल देना है। तो d का वैल्यू निकाला तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3 और गुणे c का वैल्यू है माइनस का 1। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस और 4 दिए 12 और 12 में फिर माइनस 1 से गुणे गया प्लस 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 12 4 कितना होता है सर 16। 16 कहाँ पे ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट जवाब हो जाएगा। तो जैसे ही आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको फटाफट से सोचना समझना नहीं है और एकदम हूबहू आपको जवाब जाकर के देख करके चले आना है। तो फिर मिलते हैं इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर जरूर कर दीजिए।